सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम लोग लगातार मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग 3 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों चौथा मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सभी मॉडल पेपर्स की पीडीएफ भी मैं दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे, वहां पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी पीडीएफ, सभी वीडियोस और सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। अब दोस्तों हम लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और दोस्तों आपके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी वीडियोस ला रहा हूं। अब दोस्तों आज तक जितनी भी गणित की वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप सभी वीडियोस को यहाँ ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे तो आपको पहले क्लासेस मिल जाएंगी, फिर राजन पवन सीरीज के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, जितना भी मैंने सुधार करके राजन और पवन पढ़ाया है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही जो मैंने पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में बनाया है, 1 घंटे 54 मिनट की वह वीडियो दोस्तों, उसको आप देख लेंगे तो आपका पूरा गणित तैयार हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करना रहेगा इन मॉडल पेपर्स के द्वारा। ठीक है, तो सभी वीडियोस आपको दोस्तों गणित के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट के गणित के वीडियोस में एक एक वीडियो, सभी वीडियोस को आप देख लीजिए जब तक आपका परीक्षा नहीं होता है। अपने तैयारी को आप बेहतर बना लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, परमेय संख्या ऋण 4/9 से छोटी परमेय संख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऋणात्मक परमेय संख्या दी गई है और पूछ रहा है कि इस परमेय संख्या से छोटी परमेय संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों नंबर लाइन पे आप कोई भी नेगेटिव नंबर देखेंगे तो वह 0 से बाएं तरफ होगा, और कोई भी पॉजिटिव नंबर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे ऑप्शन 3 में +4/9 दिया गया है और ऑप्शन 2 में 0.2/9 दिया गया है, तो ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं दोस्तों। और धनात्मक संख्याएं हमेशा नंबर लाइन पे यहाँ पे दाहिने तरफ आती हैं, और नंबर लाइन पे जो संख्या दाहिने तरफ होती हैं वे संख्याएं बड़ी होती हैं। ठीक है, तो +4/9 और +0.2/9 ये दोनों संख्याएं तो बड़ी होंगी, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे ऋण 4/9 में हर 9 है, और ऑप्शन 1 और 4 में आप देखेंगे तो भी सभी का जो हर है दोस्तों वह 9 है। तो हमें बस अंश को देखना है, जिसका अंश जो है वह ऋणात्मक में छोटा होगा वह संख्या जो होगी बड़ी होगी, और जिसका ऋणात्मक में अंश बड़ा होगा, जिसका अंश दोस्तों ऋण में बड़ा होता है, वह संख्या छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पे ऋण 7/9 का अंश बड़ा है, तो यही जो होगी वह संख्या छोटी होगी, जबकि ऋण 1/9 ऋण 4/9 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अंश जिसका बड़ा होगा ऋण में दोस्तों वह संख्या उतनी ही छोटी होगी, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण 26 और आधार 24 है तो लंब होगा। अब समकोण त्रिभुज है दोस्तों, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह बराबर होता है आधार के वर्ग धन लंब के वर्ग के बराबर। तो कर्ण का वर्ग दोस्तों यानी कि यह पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। समकोण त्रिभुज में लगता है 26 का वर्ग बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग धन लंब का वर्ग, जो लंब की लंबाई होगी उसका वर्ग। तो 26 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 26 का वर्ग होता है 676, और 24 का वर्ग आप निकालेंगे, 24 का वर्ग दोस्तों आपको मिल जाएगा 576। ठीक, अब 576 यहाँ हो गया धन लंब का वर्ग। ठीक, अब लंब का वर्ग बराबर अगर दोस्तों हम लोग लिखना चाहें तो लंब का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा 676 माइनस 576। 676 में से 576 घटा देंगे 100 बचेगा, और लंब बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो करनी में 100 लिख सकते हैं। करनी में 100 कितना आएगा 10, तो लंब की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वह आ जाएगी 10। तो यहाँ पे जो लंब हो जाएगा उसका मान 10 होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है, मासा और लासा का गुणनफल 320 है और एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या का मान होगा। अब दोस्तों सूत्र मैंने आपको बता रखा है, मासा गुणे लासा, यानी कि मासा और लासा का गुणनफल जो होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का,
वह उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मासा और लासा का जो गुणनफल होता है वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सूत्र को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मासा और लासा का गुणनफल कितना दिया गया है, 320 दिया गया है। तो 320 बराबर हो जाएगा दोस्तों, पहली संख्या देखिए 4 दिया गया, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 4 गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर अगर हम लिखना चाहें तो दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं दोस्तों 320 बटे 4। ठीक है, अब 4 से 32 को काटेंगे 8 बार में और शून्य बचा हुआ है तो ये हो जाएगा बराबर 80 के। तो दूसरी संख्या का जो मान आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 80। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 है 101 गुणे 55 धन 99 गुणे 55 का मान होगा। अब दोनों जगह 55 आ रहा है दोस्तों, तो 55 हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 101 धन 99। ठीक, देखिए दोनों जगह 55 था, 55 हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे बचा 101 और यहाँ पे बचा है 99। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 55 और 101 में 99 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 200। अब 55 का गुणा 200 में होगा, 55 दूनी 110 होता है और 2 शून्य यहाँ पे और हैं तो 2 शून्य और लिख लीजिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 11,000। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है 11,000 यह बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर है, परिमाप होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्गाकार टाइल्स है और इसकी जो भुजा दी गई है वह भुजा हमें कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर और परिमाप पूछ रहा है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी कि चारों भुजाओं का योग अगर हम कर लेते हैं यानी कि 12 धन 12 धन 12 हम कर लेंगे तो हमें इस वर्गाकार आकृति का परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए या 4 गुणे भुजा सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, आपको उत्तर मिल जाएगा 4 गुणे 12 कितना होता है, 12 चौक 48 होता है। तो 48 सेंटीमीटर दोस्तों मिलेगा आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 और भुजा, भुजा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। तो परिमाप किसमें, परिमाप भी तो लंबाई होती है, क्षेत्रफल थोड़ी ना होता है। तो इसलिए यह 48 सेंटीमीटर जो ऑप्शन दिया गया है यह सही होगा। यह 48 वर्ग सेंटीमीटर आप लोग मत लगाइएगा दोस्तों, आप लोग इकाई का भी ध्यान रखा करिए, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है परीक्षा में। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए 6वां नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का योग 24, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों दो संख्याओं का योग हमें 24 दिया गया है इस प्रश्न में और उनमें से एक संख्या जो है वह दूसरी की 2 गुनी है। तो अब मान लेते हैं हम लोग एक संख्या जो है x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 2 गुणे x, यानी कि दूसरी संख्या जो हो जाएगी वह 2x हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि दोनों का जो योग है, दोनों संख्याओं का योग वह 24 है, यानी कि x धन 2x बराबर 24 है। यानी कि इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, x धन 2x 3x हो जाएगा, 3x बराबर 24 और x बराबर कितना आ जाएगा 24 बटे 3 यानी कि 8। तो x की वैल्यू दोस्तों हमें 8 प्राप्त हो गई, यानी कि एक संख्या जो होगी 8 होगी और दूसरी संख्या जो होगी 8 दूनी 16 होगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 4 के गुणनखंड करो। अब दोस्तों इसी का गुणनखंड हमें करना है, यही हमको दिया गया है। अब इसको दोस्तों देखिए यहाँ पे x माइनस 4 आपको दोनों जगह दिख रहा होगा, तो x माइनस 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा दोस्तों x माइनस 4 का होल स्क्वायर था, मतलब कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 था। तो एक x माइनस 4 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर दोस्तों क्या बच जाएगा, अंदर दोस्तों बच जाएगा x माइनस 4। फिर देखिए यहाँ x माइनस 4 बच गया और यहाँ पे देखिए जब हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे प्लस 9 बचा होगा। ठीक, तो अब इसको दोस्तों कितना लिख सकते हैं x माइनस 4 और इस ब्रैकेट में आप ध्यान दीजिए तो माइनस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 4 घट जाएगा 5 बच जाएगा, तो यही गुणनखंड दोस्तों हमको
प्राप्त हो जाएगा x-4 इंटू x+5। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ पे बोला है छात्राओं की संख्या ज्ञात करो, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं छात्राओं की जो संख्या है वह x है। ठीक, अब प्रश्न में बोल रहा है कि कक्षा में जो टोटल विद्यार्थी हैं वह 45 है। ठीक, और जो छात्रों की संख्या है वह छात्राओं की संख्या की 2/3 है, यानी कि 2/3 से गुणा कर देंगे अगर छात्राओं की संख्या में, तो हमें छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 2/3 गुणे x जो हो जाएगा यह छात्रों की संख्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें छात्रों की भी संख्या पता हो गई और छात्राओं की भी संख्या पता है, तो दोनों का योग जो हो जाएगा वह टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं। देखिए छात्राओं की संख्या है x हमने मान लिया था, तो हमें छात्रों की संख्या जो प्राप्त हो गई थी वह 2/3 गुणे x प्राप्त हो गई थी, और दोनों का जो योग होगा दोस्तों वह टोटल जितनी संख्या है क्लास में उसके होगा, यानी कि 45 के। अब देखिए हर समान कर लीजिए तो हो जाएगा पूरे के बटे 3 और ये हो जाएगा 3x + 2x बराबर 45, और अब 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो गुणे में हो जाएगा, तो इधर देखिए 3x + 2x बराबर 45 गुणे 3, और इधर देखिए 5x बराबर 45 गुणे 3 हो जाएगा, और x बराबर हम लिखना चाहें तो 45 गुणे 3 बटे 5। अब 5 से 45 को काटेंगे 9 बार में कट जाएगा दोस्तों, और 9 त्रिक होता है 27, तो x की वैल्यू जो छात्राओं की संख्या दोस्तों में मिल गई वह 27 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 27। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ऋण 996 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब कि पहले आने वाली संख्या, तो ऋण 996 से पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी? किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दोस्तों हम लोग उसमें से एक घटा लेते हैं, तो ऋण 196 में से एक घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? दोनों ऋण आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 997। तो ऋण 996 से पहले जो संख्या आती है वह आती है ऋण 997। यह आपको धनात्मक संख्याओं से थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, लेकिन उल्टा होता भी है। अगर आप संख्या रेखा पर भी देखेंगे दोस्तों तो यहाँ शून्य हो और यहाँ पे मान लेते हैं ऋण 996 हो, तो ऋण 996 के इधर बाएं साइड मतलब पहले जो संख्या आती है वह ऋण 997 ही आती है, और इधर ऋण 995 आता है दाहिने साइड। ठीक है, तो पहले पूर्ववर्ती अगर पूछ रहा है तो ऋण 997 होगा, और उत्तरवर्ती बाद की संख्या अगर पूछ रहा है तो एक जोड़ देंगे ऋण 996 में, तो ऋण 995 हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वह ऋण 997 सही होगा। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या लिखो। अब आप लोग पढ़ते ही क्वेश्चन को अति लघु प्रश्न है, आप जल्दी जल्दी करोगे, आप सीधे लिख दोगे 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती उतने अंक हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या हमें बताना दोस्तों। यह तो विषम संख्या क्योंकि यह 2 से कटती नहीं है, तो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या नहीं होगी दोस्तों। इससे अब आप देखिए इधर आप जाएंगे तो आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी? आपको मिल जाएगा 10,000 जो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब इससे पहले आप देखिए तो इससे पहले होता है 9,998। तो अब ये देखिए यह सम संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है दोस्तों, इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा सही वह होगा 9,998। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, 101, 909 और 1111 का मासा भाग विधि से ज्ञात करो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग भाग विधि में मासा किस प्रकार निकालते हैं? हम लोग को जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या से हम लोग उससे जो बड़ी संख्या होती है
उसमें भाग देते हैं। तो 101 से दोस्तों हम लोग भाग देंगे 909 में, तो देखिए 9 बार जाएगा और 9 से गुणा होगा 109 में, तो कितना आएगा 909, और यहाँ पे शेषफल शून्य बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 101 और 909 का मासा जो हमें प्राप्त हो गया वह 101 प्राप्त हो गया। अब फिर 101 और जो तीसरी संख्या है 1111, इन दोनों का मासा हम ले लेते हैं। तो 101 से फिर से हम लोग भाग देंगे 1111 में, तो दोस्तों कितना आएगा देखिए, पहले तो एक बार जाएगा 101, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा शून्य और यहाँ पे 1, ठीक, और ये 1 यहाँ नीचे आ जाएगा 101, और एक बार फिर से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 101, पूरी तरीके से कट जाएगा। ये जिस संख्या से भाग देने पे भागफल जो होता है दोस्तों वह शून्य बचता है, मतलब कि कोई भागफल नहीं बचता है, वही संख्या हमारा मासा होता है। तो 101 जो हो जाएगा दोस्तों वह मासा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आपसे अगर दोस्तों बहुविकल्पी में पूछता है, आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि हम लोग देखते हैं जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें से अगर सबसे छोटी संख्या जो है वह बाकी दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे रही है, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही मासा होती है। तो यही यहाँ पे केस है दोस्तों। 101 है जो है वह बाकी दी गई संख्याओं को 109 और 1111 को पूरा पूरा विभाजित कर रही है, तो इसीलिए जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है वही मासा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 12 है, दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब दोस्तों दो वर्ग दिए गए हैं, उनके भुजाओं का अनुपात जो है वह 2:3 है। तो आपको पता है दोस्तों यहाँ पे जो पहले वर्ग की भुजा है वह 2 के गुणांक के रूप में है, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है वह 3 के गुणांक के रूप में है। मतलब कि पहले वर्ग की भुजा 2x के रूप में होगी और दूसरे जो वर्ग की भुजा है वह 3x के रूप में कुछ भी हो सकती है। x का मान दोस्तों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अनुपात यहाँ पे हमें 2:3 प्राप्त हुआ है भुजाओं का। ठीक है, अब जब हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे दोस्तों, तो भुजा मान लेते हैं 2x और 3x है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का वर्ग यानी 2x का वर्ग और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो सकता है 3x का वर्ग। ठीक, तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x² बाई 9x², x² आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अनुपात मिल रहा है हमें वो 4:9 का मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों का अगर हम लोग वर्ग कर दें, जो भुजाओं का अनुपात है वही हमें क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। तो 4:9 होगा दोस्तों दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है, अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न का दोगुना कितना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले तो भिन्न ज्ञात करना है, फिर उस भिन्न का दोगुना जितना आता है वही आपका उत्तर होगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो आपसे पूछ रहा है वह पूछ रहा है जो भिन्न यहाँ पे दिया गया है, भिन्न का आप मान निकालिए, उसका दोगुना कितना होगा वही आपका उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भिन्न दिया गया है उसका दोगुना आपसे पूछ रहा है। ठीक, अब सबसे पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है, मतलब कि जो हर है भिन्न का उसका जो मान है वह 4 अधिक है। ठीक है, और अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर जो भिन्न का मान हो जाता है वह 1/2 हो जाता है। तो अब दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लोग किस प्रकार हल करेंगे। देखिए दोस्तों भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। अब दोस्तों यहाँ पे अंश और हर हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि अंश जो है वह इसका मान x है। ठीक, तो हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें प्रश्न में दिया गया है जो हर का मान है वह अंश से 4 अधिक है, तो हर कितना हो जाएगा दोस्तों, हर हो जाएगा x धन 4। यही तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
एक भिन्न का हर उसके अंश से 4 अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने अंश 4 मान लिया तो हर कितना हो जाएगा, x धन 4 हो जाएगा, यानी कि भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटे x धन 4। इसी का मान निकाल के दोस्तों हम दोगुना कर देंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए मान किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पे एक चीज हमें और बताई गई दोस्तों कि अगर दोनों अंश तथा हर दोनों में हम 3 जोड़ दें तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो यहाँ जो भिन्न है हमारा, इसमें हम लोग ऊपर नीचे अगर 3 जोड़ देते हैं, दोनों जगह 3 जोड़ देते हैं तो मान कितना हो जाता है, 1/2। तो यही जोड़ के दोस्तों यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद भिन्न दोस्तों हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों आपको समीकरण बनाने आना चाहिए, बस यही लिखने आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना आप लिख ले जाएंगे तो आप तो सरल कर ही ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने अंश को x मान लिया और हर 4 अधिक है अंश से, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे x धन 4। और फिर इसके बाद कह रहा है कि अंश और हर दोनों में अगर 3 ऊपर नीचे जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो मान हो जा रहा है भिन्न का वह 1/2 हो जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x धन 3 बटे x धन 7, 4 और 3 आपस में जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएगा 1/2। अब इसको आगे हम लोग तिर्यक गुणा करा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो हर है इसका गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे जो हर है इसका गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे x धन 3 हो जाएगा और 1 का गुणा x धन 7 में हो जाएगा। तो ये x धन 7 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 2x धन 6 बराबर x धन 7। अब देखिए जो चर हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो 2x माइनस x हो जाएगा, प्लस x इधर आएगा, और जो अचर हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा ये। तो यहाँ से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि x बराबर जो हमें मिल रहा है वह 1 मिल रहा है। ठीक, तो x बराबर 1 मिल गया हमें, तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, भिन्न यहाँ पे कितना था, x बटे x धन 4, यानी कि 1 बटे 1 धन 4, यानी कि भिन्न का जो मान हो जाएगा दोस्तों वह 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको छोड़ नहीं देना है, यह आपका उत्तर नहीं है, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा है कि जो भी भिन्न आए भिन्न का दोगुना कितना होगा। तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए 1/5 में, तो कितना आ जाएगा, 2/5। यह आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, 2/5 आपका उत्तर होगा। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, एक घनाभ की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। अब प्रश्न को दोस्तों आप समझने का प्रयास करिए। एक घनाभ की जो लंबाई है वह 40 मीटर की है और चौड़ाई 25 मीटर की है और ऊंचाई देखिए 2 मीटर 80 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और तब यहाँ पे पूछ रहा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों आपको पता होगा कि उसके जो बाहर बाहर के एरियाज हैं वह कितनी जगह घेर रहे हैं, यही उसका पृष्ठ होता है। तो ये जो बाहर बाहर के एरियाज हैं इन्हीं का क्षेत्रफल हमें निकाल के जोड़ लेना होता है, और इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, यह मैं आपको बता देता हूं, यह आप लोग याद रखिएगा, या अलग से भी दोस्तों आप हल कर सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको अगर सूत्र नहीं याद है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का तो भी दोस्तों आप हल कर सकते हैं। देखिए घन का मैंने कराया था, उसी पे दोस्तों आप घनाभ का भी कर सकते हैं। तो घनाभ का जो दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखिए लेंथ होती है, लंबाई होती है, ब्रेथ चौड़ाई होती है और हाइट ऊंचाई होती है घनाभ में, ये 3 चीजें होती हैं। तो इसका जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है दोस्तों वह होता है 2 गुणे ब्रैकेट में L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई धन B इंटू एच, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन H इंटू L, यानी कि ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 6 पृष्ठ होते हैं। तो 6 पृष्ठ में दोस्तों आप देखेंगे कि एक पृष्ठ, जब सबसे पहला पृष्ठ आप उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई का जब आप गुणा कर लेंगे यानी कि L इंटू बी करेंगे। अब इसी के समान दोस्तों जो इसका एग्जैक्ट उल्टा, जो एकदम इसके पीछे जो पृष्ठ होगा दोस्तों उसका भी
क्षेत्रफल L इंटू बी होगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सोचिए कि ये अगर ऊपर एकदम टॉप वाला पृष्ठ है तो एकदम जो धरती पे रखा हुआ पृष्ठ होगा उसका भी क्षेत्रफल L इंटू बी होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे तो एक पृष्ठ दोस्तों आपको मिलेगा b इंटू एच, और उसके सेम उसका जो विपरीत एकदम उल्टा वाला पृष्ठ होगा उसका भी क्षेत्रफल इतना ही आपको मिलेगा। इसी प्रकार एक पृष्ठ होगा जिसका जो क्षेत्रफल मिलेगा वह h इंटू एल, यानी कि ऊंचाई गुणे लंबाई मिलेगी, और ठीक उसके उल्टे का भी इतना होगा। इसीलिए सब 2 बार है। ठीक है, सभी 3 क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, और तीनों जो है 2 बार हैं। और आपको पता है कि घनाभ में या घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो यहाँ दोस्तों 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, यही संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए L, B और H का मान कितना है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए L का मान है 40 और B का मान है 25 और H का मान 2 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों 40, 25 और 2.8 यही वैल्यूज हैं। अब इन्हीं को दोस्तों हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए L की वैल्यू है 40, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों है 25। ठीक, इंटू B की वैल्यू फिर 25 गुणे H की वैल्यू कितनी है 2.8, फिर प्लस H की वैल्यू फिर कितनी है 2.8 इंटू L की वैल्यू 40। अब इसी को सरल कर लेना है दोस्तों, 2 गुणे 40 गुणे 25 दोस्तों कितना हो जाएगा। देखिए 25 का गुणा 4 में होता है तो 100 होता है, और एक शून्य ये वाला यानी कि 1000, फिर प्लस 25 का गुणा 2.8 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा। देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, और उसका बचा 20, और फिर 25 दूनी 50 और फिर 70 और एक अंक पे दशमलव, तो ये हो जाएगा 70, फिर धन। देखिए 2.8 का गुणा 40 में हो रहा है। ठीक है, यानी कि 28 चौक बस निकाल लेना हमें, इस शून्य से ये दशमलव हट जाएगा, तो 28 चौक दोस्तों कितना होता है 112 होता है। ठीक, तो अब इनको जोड़ लीजिए आप, 2 ये आपस में जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा। देखिए 112 में अगर 70 हम लोग जोड़ते हैं तो ये 182 हो जाएगा, और फिर 182 धन 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1182 हो जाएगा। ठीक, और फिर 2 का गुणा कर देंगे 1182 में, तो ये कितना हो जाएगा 4, 6, 3, 2, यानी कि 2364 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों जो घनाभ के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा वह मिल जाएगा 2364 वर्ग मीटर। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद प्रश्न संख्या 15 है। एक पार्क की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। इसके मध्य में समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 मार्ग स्थित हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करो। ठीक है, ये 12.0 लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है, एक पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, मतलब कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दे रखी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके मध्य में समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 मार्ग स्थित हैं। मतलब कि अब यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों कि यह किस प्रकार है। देखिए इसको आप फिगर से समझिए। देखिए एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई दोस्तों 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इसके मध्य में समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 मार्ग स्थित हैं। तो इसके बीचों बीच दोस्तों 2 मार्ग गए हैं जो समकोण पर काट रहे हैं। यह एक मार्ग है, और इसी प्रकार बीचों बीच बनाएंगे दूसरा मार्ग है। ठीक, यह भी 3 मीटर चौड़ा यह भी है। ठीक है, दोनों मार्ग 3 मीटर चौड़े हैं और दोनों एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मार्ग हो जाएंगे दोस्तों। अब पूछ रहा है कि इन रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च
12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। दोनों रास्तों पे दोस्तों अगर हमें मिट्टी डलवाना हो वो भी 12 रुपए वर्ग मीटर के दर से, तो कितना खर्च आएगा यही पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे निकालेंगे कैसे? इसे निकालने के लिए यह जितने स्थान पे मिट्टी पड़ रही है दोस्तों, यह हम लोग निकाल लेंगे कितने स्थान पे मिट्टी पड़ रही है, ठीक, इसका क्षेत्रफल। और दर हमको पता है दोस्तों कि 1 वर्ग मीटर अगर हमको मिट्टी डलवाना हो तो कितना खर्च आएगा। तो हम लोग टोटल जब इसका एरिया हमको मिल जाएगा तब हम लोग खर्च निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया देखिए किस प्रकार है, यह एक मार्ग दोस्तों इस प्रकार का है, ठीक है। इसका अगर इस मार्ग को अगर हम लोग ए नाम दे देते हैं और इसके बाद एक मार्ग दोस्तों ऐसा है बी, इसी पे एकदम ये बी मार्ग है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यह एक आयत की तरह है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए का क्षेत्रफल अगर दोस्तों हम लोग लिखना चाहें तो कितना होगा? ए का क्षेत्रफल होगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दोस्तों ए की कितनी है? ये जितनी पार्क की लंबाई है यानी कि 180 और गुणे चौड़ा तो आपको दिया गया है 3 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 त्रिक 54 और 1 शून्य, ठीक है, 540 वर्ग मीटर। यह ए का क्षेत्रफल होगा दोस्तों। और बी, इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो बी का, तो बी का क्षेत्रफल दोस्तों कितना होगा? बी का क्षेत्रफल होगा, बी की लंबाई कितनी है? बी की लंबाई जितनी पार्क की चौड़ाई है। पार्क की चौड़ाई कितनी है? 120 मीटर और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो 120 गुणे 3 तो 12 त्रिक 36 यानी कि 360 वर्ग मीटर, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर इस पूरे रास्ते का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं और यह बीच वाला पार्ट दोस्तों आप जो देख रहे हैं, जो मैं पूरा कलर कर रहा हूं, यह बीच वाला पार्ट जो है वह दोनों में पड़ रहा है, दोनों में कॉमन पड़ रहा है। मतलब अगर इन दोनों क्षेत्रफलों को दोस्तों हम जोड़ लेते हैं तो ये बीच वाला पार्ट आप देखेंगे 2 बार जुड़ रहा है, इसमें भी जुड़ रहा है, ए में भी जुड़ रहा है और बी में भी जुड़ रहा है। तो एक बार इस बीच वाले पार्ट को दोस्तों हमें घटाना होगा, ठीक है। तो इस बीच वाले पार्ट को अगर दोस्तों देखेंगे ये आप किस प्रकार इस बीच वाले पार्ट का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो इस बीच वाले पार्ट की लंबाई भी 3 मीटर है और चौड़ाई भी दोस्तों 3 मीटर की है, ठीक है। क्योंकि यह बीच वाला पार्ट दोनों रास्तों से ही बन रहा है और दोनों रास्तों की चौड़ाई कितनी है? 3-3 मीटर। तो इस बीच वाले पार्ट की जो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी वह 3 मीटर की हो जाएगी। तो बीच वाले पार्ट को अगर हम सी बोलें तो इस सी वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना है? 3 गुणे 3 यानी कि 9 वर्ग मीटर, ठीक। हमें जो रास्ते का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा वह मिल जाएगा a प्लस बी माइनस सी यानी कि 540 धन 360 माइनस 9। 540 और 336 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 900 और 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 891 वर्ग मीटर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों हमें पता लगाना है कि टोटल खर्चा कितना आएगा। तो खर्च निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? खर्च निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कितने क्षेत्रफल पे हमें डलवाना है यह हमने निकाल लिया है और गुणे दर। खर्च निकालने के लिए हम लोग क्षेत्रफल जितने क्षेत्रफल पे डलवाना है गुणे दर कर सकते हैं, जो दर हमको दी गई है प्रश्न में 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल यानी कि 991 वर्ग मीटर गुणे दर कितना है? 12 की दर है। अब 12 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 और 12 नवा कितना होता है? 108 होता है और धन 1 109 का 9 और फिर 12 अट्ठे 96 और 96 में कितना जुड़ जाएगा दोस्तों? 10। तो ये हो जाएगा 106। तो इतना दोस्तों हमें रुपए खर्च करना पड़ेगा। 10,692 रुपए खर्च आएगा टोटल पार्क में मिट्टी डलवाने का, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10-10 के वर्ग विस्तार पर आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दोस्तों हमको दिए गए हैं। इन आंकड़ों को हमें 10-10 के वर्ग बना करके उसकी बारंबारता सारणी बनानी है। तो देखिए किस प्रकार हम इसको करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जितने भी आंकड़े हमको दिए गए हैं उनको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो यही आंकड़े दोस्तों हमको दिए गए हैं, ठीक है। इनको हमने एक क्रम में लिख लिया है, ठीक। अब एक क्रम में लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद हम सारणी बनाने में क्या कर सकते हैं, क्रम संख्या दे सकते हैं। ये आप बनाइएगा या नहीं बनाइएगा जरूरी नहीं है। इसके बाद वर्ग अंतराल देखिए कहा है कि 10-10 का देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप निम्न सबसे छोटी संख्या जो है वह 10 से शुरू हो रही है। तो हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से 20 जाएंगे, फिर 20 से 30 जाएंगे, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, ठीक। इस प्रकार हो गया दोस्तों। और अब देखिए बारंबारता सारणी बनानी है तो एक आप कॉलम टैली चिन्ह का भी रख सकते हैं, ठीक है। टैली चिन्ह भी रख लीजिएगा जिससे आपसे गलती ना हो। तो यहाँ पे देखिए 10 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 1 2 3 और 20 को दोस्तों इसमें नहीं जोड़ेंगे, बस हम लोग निम्न सीमा को लिखते हैं दोस्तों, उच्च सीमा को हम नहीं लिखते हैं, इसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 10 को इसी वर्ग अंतराल में रखेंगे और 20 को अगले में रखेंगे, केवल निम्न सीमा को हम लोग रखते हैं, उच्च सीमा को नहीं रखते हैं। तो निम्न सीमा देखिए 10 है, तो 10 इस वाले वर्ग में काउंट होगा, ठीक है। तो 10 1, फिर 12 1 और 15 देखिए 1, तो टैली चिन्ह इस प्रकार बन जाएगा, 3 खड़ी लाइंस, ठीक। अब इसके बाद देखिए 20 इसमें काउंट होगा अगले वाले में। अब यहाँ पे पहले आप बारंबारता 3 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 20 अगले में काउंट होगा 1, 22 के लिए एक लाइन और 23 के लिए एक लाइन, 3 लाइन हो गई। तो यहाँ बारंबारता 3 हो गया। अब देखिए फिर से 30 देखिए यहाँ पे उच्च सीमा थी, तो 30 यहाँ नहीं यहाँ काउंट होगी, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों 30 1 33 और 36 37 38, यहाँ पे 5 संख्याएं आ रही हैं, 30 33 36 37 और 38 के लिए दोस्तों एक तिरछी लाइन, इसी को दोस्तों हम लोग टैली चिन्ह बोलते हैं। 4 खड़ी लाइंस और एक तिरछी लाइन उस पर खींची हुई हो तो यह एक टैली चिन्ह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बारंबारता कितनी हो जाएगी, 5, ठीक। अब इसके बाद देखिए 40 इसमें काउंट करेंगे, 1 43 2 और फिर 46 और 49, 4 बारंबारता इसकी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए 54 और 56, तो 2 लाइन यहाँ खींच दीजिए और बारंबारता 2 दिखा दीजिए। तो यहाँ पे बारंबारता सारणी इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारी बन जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों आप परीक्षा में बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 है, 112 ऋण बड़ा ब्रैकेट है 121 भागा, फिर छोटे ब्रैकेट में गुणा हो रहा है 111 गुणे 11, फिर ऋण, फिर देखिए ब्रैकेट में ऋण 4 है, फिर ऋण, फिर मझले ब्रैकेट में है 3 ऋण 8 ऋण 1, 8 और ऋण 1 के ऊपर दोस्तों बार चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसे हमको सरल करना है। अब देखिए दोस्तों यही हमको दिया गया है, इसी को हमको सरल करना है, ठीक है। बॉड मास रूल में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग भाग गुणे जोड़ घटाने को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है बार ब्रैकेट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बार ब्रैकेट दिख रहा है, 8 ऋण 1 के ऊपर बार ब्रैकेट लिखा हुआ है, बार ब्रैकेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे छोटे ब्रैकेट में जहां पे संख्याएं हो रही होंगी उसको सॉल्व करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट को, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना सॉल्व करेंगे। तो यही दोस्तों प्रायोरिटी ऑर्डर होगा हमारा। तो अब दोस्तों हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, 8 ऋण 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मझले ब्रैकेट में क्या है, 3 है, ठीक। तो यहाँ पे मझला ब्रैकेट हम लगा देंगे, फिर ये देखिए फिर बाकी संख्याएं उसी तरह लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 112 ऋण बड़े ब्रैकेट में 121 भागा छोटे ब्रैकेट में 11 गुणे 11 ऋण
ऋण ब्रैकेट में ऋण 4। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बार ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करने को बोला है, उसके बाद दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को। आप दोस्तों छोटा ब्रैकेट यहाँ भी देख पा रहे हैं, ऋण 4 के आगे लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो छोटा ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे दोस्तों कोई संक्रिया नहीं हो रही। यहाँ पे बस देखिए, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और यहाँ पे भी ऋण 4 में भी माइनस आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये छोटा ब्रैकेट लगा है। ठीक है। बस चिन्हों का आपस में 2 बार एक चिन्ह ना लिखे रहें, इसीलिए यह ब्रैकेट लगाया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे 11 गुणे 11 हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो 112 ऋण 121 भागा ये हो जाएगा 11 गुणे 11 121। तो यहाँ पे आ जाएगा 121, फिर ऋण माइनस ब्रैकेट में ऋण माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर देखिए मझला ब्रैकेट है ऋण 4। ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 112 ऋण बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे मझला ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 121 भागा 121 ऋण। अब इसको भी दोस्तों हम हटा देते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर -4 में होगा, तो हो जाएगा +4 और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ भी आ जाएगा +4। अब इसके आगे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 112 ऋण 121 का दोस्तों अब देखिए यहाँ बड़े ब्रैकेट में क्या हो रहा है, भाग हो रहा है और 2 जगह जोड़ हो रहा है। तो अब हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। 121 का भाग 121 में कर लेंगे तो 1 बचेगा, फिर धन 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 112 और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा और ऋण का गुणा 9 में हो जाएगा तो ऋण 9 हो जाएगा। अब 112 में से 9 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 103। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर जो आ जाएगा दोस्तों वह आ जाएगा 103। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 है। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x = 1 हो तो नलकूपों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक न्याय पंचायत दी गई है। न्याय पंचायत में दोस्तों क्या होती हैं? ग्राम सभाएं होती हैं। तो ग्राम सभाओं की संख्या भी हमको दी गई है कि उस न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या क्या है, कितनी है। अब ग्राम सभाओं में दोस्तों आपको पता है कि जगह जगह नल लगे होते हैं, नलकूप लगे होते हैं। तो ग्राम सभाओं में नलकूपों की भी संख्या हमको यहाँ पे दोस्तों दी गई है x के रूप में, और x का मान भी दिया गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि कुल नलकूपों की संख्या कितनी है, यह ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखिए कुल नलकूपों की संख्या दोस्तों अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की जितनी संख्या है उसका गुणा दोस्तों हम लोग कर देंगे। न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की जितनी संख्या है उसका हम लोग गुणा कर देंगे प्रत्येक ग्राम सभा में जितने नलकूप हैं। ठीक है। तो यही दोनों हमको दिया गया है। न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या दी गई है और प्रत्येक ग्राम सभा में कितने नलकूप हैं इसकी भी संख्या दी गई है। तो न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या दी गई है 2x + 3 और फिर गुणा कर देंगे हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या से। तो फिर गुणा करेंगे दोस्तों तो देखिए 2x पहले पद का गुणा इस पूरे पदों में होगा, फिर दूसरे पद का गुणा इन सभी पदों में होगा। ठीक। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार लिख लेंगे, 2x का गुणा पूरे में हो रहा है, फिर धन 3 का गुणा पूरे में हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2x का मल्टीप्लाई होगा x² में तो 2x³, फिर प्लस 2x का गुणा होगा 5x में तो 10x², फिर प्लस 2x का गुणा होगा 6 में तो ये हो जाएगा 12x, फिर देखिए प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा x² में तो 3x², फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 5x में तो 15x, और फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 18 हो जाएगा। और देखिए 2x³ x³ का और कोई पद नहीं है तो ये हो जाएगा 2x³ और यहाँ पे 10x² है, यहाँ पे देखिए 3x² है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा 13x²। यहाँ पे देखिए 12x है और यहाँ पे 15x है, दोनों आपस में जुड़ेंगे 27x हो जाएगा। और यहाँ पे अंक केवल एक ही है, प्लस 18 लिख लेंगे। अब x का मान दोस्तों हमें दिया गया कि x का मान 1 हो तब नलकूपों की संख्या कितनी होगी। तो x का मान यहाँ पे दोस्तों हम 1 रख देंगे। तो देखिए 2 गुणे 1 का क्यूब हो जाएगा, x का क्यूब की जगह 1 का क्यूब, धन 3x², x² की जगह 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू x यानी कि फिर प्लस 27 इंटू x यानी कि 27 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस
18, ठीक है। अब इन सभी को दोस्तों हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 2 धन 18 हो जाएगा 20, और 20 में दोस्तों 27 और 13 दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। 20 धन 40 कितना हो जाएगा 60। 60 नलकूप हमें दोस्तों यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। जो कुल नलकूपों की संख्या हो जाएगी वह 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों नलकूपों की संख्या 60 हो गई। इस प्रकार आपके सभी प्रश्न दोस्तों यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब किसी भी प्रश्न में अगर आपको दोस्तों समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है, मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। टेलीग्राम ऐप पे आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप गणित की सभी वीडियोस को देखना दोस्तों मत भूलिएगा। सभी तरीके के प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं। जितनी भी हेल्पफुल वीडियोस हो सकती थी दोस्तों मैंने आपके लिए बना दिया है। और एक वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए और लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपके सभी गणित के फॉर्मूले को बताऊंगा। तो वो भी वीडियो दोस्तों यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगी ऊपर, जब भी वह वीडियो आ जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को यह मॉडल पेपर मिल पाए। दोस्तों हमने चैनल पे 3rd सेमेस्टर की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, तो अपने गणित के एग्जाम के बाद दोस्तों आप लोग चैनल पे विजिट करके दोस्तों आप लोग 3rd सेमेस्टर की क्लासेस ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जैसे ही आपके एग्जाम ओवर हो जाते हैं 3rd सेमेस्टर की क्लासेस को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। जय हिंद।